सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान खला की वसअतों में एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम ने एक और बुलंद परवाज की तैयारी मुकम्मल कर ली है। सुपारको की जानिब से ऐलान किया गया है कि 31 जुलाई को यानी कल पाकिस्तान का जदीद तरीन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के शीचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला की जानिब रवाना होगा। इसे जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही अहम संग मील करार दिया जा रहा है। सुपारको के मुताबिक ये सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदाती निज़ाम को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होगा। ज़राअत, माहौलियाती निगरानी और कुदरती आफात से निमटने जैसे अहम शोबों में यह सैटेलाइट आला रेजोल्यूशन डेटा फराहम करेगा। सैलाब, जलजले, बर्फानी तोदे, जंगलात की कटाई और ग्लेशियर्स के पिघलने जैसे कुदरती खतरात की पेशगी निशानदही में भी यह सैटेलाइट नहायत मौसर किरदार अदा कर सकेगा। कौमी वसाइल के पायदार इस्तेमाल और CPE जैसी तरक्याती मनसूबों के लिए जियो स्पेशल मैपिंग की सहूलत अब मजीद बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान के खलाई दौर का आगाज 2011 में चाइना के ताउन से तैयार करदा पाकसेट R1 की लॉन्चिंग से हुआ, जो पाकसेट MM1 के जरिए पसमानदा इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट की फराहमी और फिर iCube कमर के मराहिल तय करता हुआ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तक आ पहुंचा है। खला में पाकिस्तान की यह मुसलसल पेशकदमी कौमी तरक्की की नई राहें कुशादा करने का जरिया बनेगी। ये लॉन्च नेशनल स्पेस पॉलिसी और विजन 2047 के तयशुदा अहदाफ की तकमील की जानिब एक और अमली कदम है, जिससे पाकिस्तान खित्ते में एक बावकार खलाई ताकत के रहेगा और पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की सूरत में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, अब उसको ओवरकम करने में इससे किस हद तक मदद मिल सकेगी और इस सेंसिंग सैटेलाइट की मजीद क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इसकी खुसूसियात हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सलीम महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है सुपारको के, साबिक चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर स्पेस के सितारा इम्तियाज़, इनको इनकी बेहतरीन खिदमात के सिले के तौर पर उससे भी नवाजा गया। सलीम साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जो सेंसिंग सैटेलाइट है इसकी क्या खुसूसियात हो सकती हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, किस तरह से ये और बेहतर तरीके से काम कर सकेगा? जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS 2018 से एक काम कर रहा है पहले से। उसके बाद एक दूसरा सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के नाम से मंसूब है, और अब ये तीसरा जो 31 जुलाई 2025 में लॉन्च किया जाएगा, वो भी PRSS लेटेस्ट जो डिज़ाइन है वो लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये जो नया सैटेलाइट है इसके जो सेंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं और उसमें जो मालूमात हासिल होंगी वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। और इस सिलसिले में ये सेंसर जो हैं इनमें ये खसूसियत है कि वो मल्टी स्पेक्ट्रल रीजन में जिस स्पेक्ट्रम में आपको दिलचस्पी होगी उसके मुताबिक वो रिमोट सेंसिंग या तस्वीरात ले सकेगा। इसमें जैसे कि आपने ख़ुद बताया, इसकी अफादियत जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है कि आपको पता चल सकता है और चलेगा इंशाअल्लाह कि आपकी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनका एरिया मुख्तलिफ़ क्रॉप्स का जो है कितना ऑक्यूपेशन में है, और आप ये बता सकेंगे कि आपकी जो यील्ड है कैलकुलेट कर सकेंगे वो क्या होगी, फोरकास्ट कर सकेंगे। इसी तरह से जो आपको ग्लेशियर से स्नो मेल्ट हो रही है, वहाँ से पानी जो है वो आपके दरियाओं में रन ऑफ कैसे आएगा, स्नो मेल्ट की रफ्तार क्या है, ये ग्लेशियर्स के बारे में, मेल्ट के बारे में आप पता चला सकेंगे। ये मैं आपको कुछ मिसालें दे रहा हूँ कि ये जो नया सैटेलाइट लॉन्च होगा ये इस शोबे में भी काम करेगा। इसी तरह से डिज़ास्टर रिलीफ जो है, इसमें खुदा न खास्ता जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, जैसे कि पानी भर गया मुख्तलिफ बड़े बड़े इलाकों के अंदर, तो वो डिज़ास्टर रिलीफ में ये सेंसिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये पता चलाएगा कि कितने एरिया में किस हद तक पानी जो है वो फैल चुका है और किस तरह से उस इलाके में मदद जो है वो फराहम की जा सकेगी। इस तरह ये फर्दर जो है, जैसे फॉरेस्ट हैं,
फॉरेस्ट का कवर जो है वो किस तरह से तब्दील हो रहा है ओवर टाइम, कि कैसे दरख्त जो है वो काटे जा रहे हैं और उसका एरिया जो फॉरेस्ट्री में वो कितना कम होता चला जा रहा है, उसमें भी आपको आगाही कर सकेगा। आप एनवायरनमेंट के अंदर जो भी तब्दीलियाँ हो रही हैं ख़राबी के लिए या बेहतरी के लिए, उस सब का जो रिकॉर्ड है ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये स्पेस से इनको रिकॉर्ड कर सकेगा और आपको तस्वीर जो है वो फराहम करेगा। इस तरह अभी आप चलते जाएं आगे, इसमें अर्थक्वेक जैसे उसमें डेवस्टेशन खुदा न खास्ता कहीं होती है तो वो भी आपको बताएगा कि इस जगह पे ये डेवस्टेशन हुई है। फिर आपकी प्लानिंग है, आप कोई नए प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें अलाइनमेंट है, आपने कोई डैम बनाया है, आपने कोई कैनाल बनाई है, आपने कोई रेलवे लाइन ले करनी है, तो उसमें ये सारी प्लानिंग के शोबाजात में ये सारी आपकी मदद करेगा। आपकी रिमोट सेंसिंग तस्वीरें लेके आपको बताएगा कि आप कौन कौन से इलाके में आपके लिए मुनासिब होगा कि आप अपनी जो लाइनें हैं उसको ले करें। तो इस तरह इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें लिमिट सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से ही होती है। इसमें मिनरल रिसोर्सेज की बात है, जैसे मैंने शुरू से कहा था आपको कि ये जो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है इनके सेंसर्स की, जो न्यू सैटेलाइट जो नया लॉन्च हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर आपने ख़ास किस्म का मिनरल है जो उसकी आपने सर्च करनी है तो हर मिनरल के अपने अपने सिग्नेचर होते हैं। तो आपने अगर देखना है कि कॉपर है या आपने ये चेक करना है सिल्वर कहाँ है, ये गोल्ड कहाँ है, इस किस्म की स्पेसिफिक अगर आपने एनालिसिस करना है तो वो भी इसमें आपके जो सेंसर्स हैं उसमें यह सलाहियत होगी कि आपको बेहतर रेजोल्यूशन से तस्वीर फराहम करें और आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन में मदद दे सके। तो ये कुछ मैं आपको इसकी एप्लीकेशन शुरू से ही बता रहा हूँ। तो सलीम साहब ये भी बताइएगा, जो फोरकास्टिंग है ये कितना वक्त पहले होगी, यानी क्लाइमेट के चेंज के जो असरात हैं या कुदरती आफात जब आती हैं उनसे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, तो क्या इस सेंसिंग जो इसके सेंसर्स हैं उनकी मदद से वक्त से पहले इनसे निपटने की तैयारी हो सकेगी, यानी बिफोर टाइम ये अवेयर कर देगा मुतल्लिका इदारों को? वो देखें ना, उसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे दरियाओं का पानी जो वो निकलने से पहले आप देख रहे हैं कि उसमें किस तरह से वो कमज़ोर जो उसके इलाके हैं वो तो वहाँ से नज़र आएंगे, या थोड़ा बहुत पानी जो जहाँ से क्रॉस करना शुरू कर देगा, या पानी जो है वो किस हद तक क्वांटिटी जो है वो मकदार जो है वो दरियाओं के अंदर आ रहा है, तो उससे आप पहले फोरकास्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी इस चीज़ की। इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी क्रॉप यील्ड है, आपने बताना है कि आपकी गंदम फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी होगी, तो आप इससे फोरकास्ट कर सकते हैं ताकि आप उसके मुताबिक गंदम की फराहमी जो है, अगेन ये मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, उसकी फराहमी की जा सके। तो उसका जवाब आपके सवाल का यही है कि यस किया जा सकता है, और उसकी आपको मॉडलिंग जो है, जैसे आपको तजर्बा होता जाएगा गाहे बगाहे, तो उसके मुताबिक आपको पहले मॉडलिंग आप करेंगे, उसके बारे में एस्टिमेशन करेंगे, फिर आप उसकी फोरकास्ट करेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि एक्चुअल रियलिटी में जो हुआ आया वो उस फोरकास्ट के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ, या कहाँ कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है। तो तजर्बे के साथ आपका जो सवाल है वो मुस्बत में मैं जवाब दूंगा कि ये आपको इन एडवांस फोरकास्ट करने में इसकी मदद मिलेगी। सही। और सलीम साहब, जिस तरह भी माइंस एंड मिनरल्स का भी आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में इस सेक्टर को एक गेम चेंजर के तौर पर लिया जा रहा है। अगले 5 से 10 साल की जो मनसूबाबंदी की गई है, ख़ासतौर पर रेकोडिक के जो ज़खायर हैं, उस जैसे और भी कई ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो उस एक्सप्लोरेशन में ये कितना मददगार साबित हो सकता है? वो एक्चुअल स्पॉट्स, वो जगहें, ये उनकी निशानदेही कर सकता है कि कहाँ पर कितने रिजर्व इस वक्त गोल्ड के या कॉपर के या जो दीगर रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके मौजूद हैं? इसमें यह है कि इसे ये हमें देखना होगा कि एक्सपोज्ड एरियाज़ कौन से हैं। कुछ एरियाज़ जो हैं मिनरल्स आप देखते हैं ना कि उसके ऊपर पूरा सॉइल वगैरह कवर्ड होगी, तो वो तो नहीं है कि वो उसको पेनिट्रेट करेगा। लेकिन अगर कुछ मकामात के ऊपर आप देख रहे हैं कि मिनरल्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं, जो रॉक्स हैं, तो वो एरियाज़ में आपको पता चल जाएंगी कि ये एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं
और ये किस किस्म के मिनरल्स हैं उसके स्पेक्ट्रल रिस्पांस से आपको पता चल जाएगा। ये जो मौजूदा सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स का जो लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर ये सहूलियत आपको मिल सकेगी। तो इसमें दूसरा यह है कि फिर अगर एक्सपोजर नहीं है तो उस सूरत में तो फिर आप सिर्फ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन वगैरह देख सकेंगे, और उसके अंदर तो फिर जियोलॉजिस्ट वगैरह वो फोरकास्ट करते हैं कि इस किस्म की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंदर किस किस्म के मिनरल्स जो हैं उनको तलाश करने के लिए बेहतर होगा। सही। तो सलीम साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में कितनी लेटेस्ट है? चूँकि आपने 9 से 10 साल सुपार्को के लिए भी सर्व किया, आप UN की मुख्तलिफ कमेटीज़ में चीफ साइंटिस्ट के तौर पर भी काम करते रहे, तो इस वक्त दुनिया ने जितनी खलाई टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, स्पेस टेक्नोलॉजी में, पाकिस्तान भी इस वक्त उन तमाम ममालिक के शाना बशाना है, अभी पाकिस्तान को मज़ीद और काम करने की ज़रूरत है, इस जैसे अभी मज़ीद सैटेलाइट्स पाकिस्तान को दरकार होंगे? अल्लाह का फजल है कि आपने बहुत अहम पेशकदमियाँ की हैं स्पेस के एरिया में, और आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक मुल्क है जिसने उस वक्त स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया जबकि बहुत कम लोग, आप गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पे, वो स्पेस के अंदर काम कर रहे थे। 1961 में ये अदारा बना सुपार्को। 1962 में उन्होंने पहला खलाई तहकीक का रॉकेट लॉन्च किया, 7 जून 1962 को, दूसरा 11 जून को। तो इस तरह से ये पेशरफ्त जारी है, और ये पेशरफ्त उन एरियाज़ में है, उन शोबाजात में है जिसमें पाकिस्तान की नीड्स हैं। तो इसके अंदर पाकिस्तान की बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और बहुत से मुल्कों से आगे है। और इसमें ख़ुसूसी तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा, एक तो यही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये तीसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पाकिस्तान का अपना सैटेलाइट है, और उसके मुताबिक वो जिस तरह चाहेंगे इसको प्रोग्राम करेंगे, जिस एंगल पे चाहेंगे उस एंगल पे आपकी फ़ोटोग्राफी होगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा कंप्लीट कंट्रोल जो है इन तीनों सैटेलाइट का वो पाकिस्तान के पास मुकम्मल है। इसी तरह से दूसरा शोबा जिस पे बहुत काम किया गया है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर। और आपने जैसे पढ़ा होगा कि पिछले साल ही में, ये मेरा ख्याल है 30 मई 2024 में पाकिस्तान का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लेटेस्ट ब्रांड लगाया गया, जो कि पाकसैट MM1 जो मल्टी मिशन है। तो बज़ाहिर तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन में मल्टी मिशन कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैपेबिलिटी है। इसमें आपको पोजीशनिंग भी ये कर सकेगा, मिसाल के तौर पे डेटा जो है वो रिले भी करता है, डेटा को कलेक्ट भी कर सकेगा। तो ई गवर्नमेंट जैसे हैं, ई बिजनेसेस हैं, इन सब में उस सैटेलाइट का बहुत बड़ा दखल है। तो इसके अंदर इंटरनेट भी प्रोवाइड करेगा बड़ी हाई स्पीड के साथ। तो ये भी बहुत अच्छी, बहुत आला किस्म की पेशरफ्त हुई है। तो सलीम साहब, ये जो इस वक्त खलाई तरक्की की पेशकदमी पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, ये पाकिस्तान के माशी एतबार से और दिफाई एतबार से ख़ास तौर पर इन दोनों शोबों के लिए कितनी ज़रूरी है कि हमारी जो स्पेस की प्रोग्रेस है वो मुस्तकिल होती रहे? इस वक्त दुनिया में सर्वाइवल के लिए ये शोबा कितना अहमियत का हामिल है? ये शोबा सबसे ज़्यादा अहमियत है। मैं ये कहूँगा आजकल के जदीद ज़माने में स्पेस टेक्नोलॉजी की जो अहमियत है वो सबसे आगे है, और इसकी जो अफादियत है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्या आपकी कंप्लीट जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, आपकी एजुकेशन, आपकी कम्युनिकेशन है, ये तो बेसिक्स हैं ना, इसके बगैर तो आप आगे चल नहीं सकते। ये बेसिक कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह से जो रिमोट सेंसिंग है, स्पेस से तस्वीरें लेनी, और ये तस्वीरें लेनी आम फहम ज़बान में मैं नहीं इसका जिक्र कर रहा, ये वो तस्वीरें हैं जिसके अंदर बहुत अहम डेटा आपको मिलता है। और इसके अंदर जो आपके सेंसर्स हैं उसमें मैंने पहले से जैसे आपको कहा है कि जो रिस्पांस वगैरह है इन सेंसर की, जो जदीद तरीन जो सैटेलाइट अब लॉन्च होगा उसका जो रेजोल्यूशन है बहुत साफ़ सुथरा तस्वीर वो खींच सकेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी मुल्क की प्लानिंग, आपके मुल्क की डेवलपमेंट, आपके मुल्क की स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ों को डिटरमिन करता है। और इनकी
ज़रूरत जो है वो नहायत शदीद है, और इसलिए सुपारको ने अपनी अहमियत उन इलाकों में दी है जो कि पाकिस्तान की तरजीहात हैं। यह तो नहीं है कि अपने पैसे वो जो उन्होंने ख़र्च करने हैं, अपना बजट जो है उन्होंने उन इलाकों में लगाया है जिसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहम और शदीद ज़रूरत है। तो प्रायोरिटी की बेसिस पे जो सुपारको है वो अपने प्रोजेक्ट्स को एडवांस कर रहा है एक पॉलिसी के तहत। सही। और सलीम साहब, जो हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं या जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर हम उससे मवाजना करें अपनी इस स्पेस टेक्नोलॉजी का, तो कितना आगे हम अपने दीगर तमाम रीजनल कंट्रीज़ से और अपने पड़ोसी से? देखिए, हम किसी पड़ोसी से मुकाबला नहीं कर रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि हमें अपने मुल्क के लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं, हमें किस किस्म के डेटा की, किस किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन भी सादा कम्युनिकेशन नहीं है कि भाई टीवी चैनल को रिले कर दिया और टेलीफोन सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा जो टीवी है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो पाकसैट लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है पिछले साल 30 मई 2024 को, वो दुनिया की बेहतरीन जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी के मुताबिक है, और बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट होगा जो डिजिटल एज के अंदर बहुत अप्रोप्रिएट है। और इससे आपका जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, आज अब तीसरा सैटेलाइट कल जो है वो लॉन्च करेंगे, और उसके अंदर भी मैंने आपको कहा है कि जो लेटेस्ट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप उसको कर रहे हैं, अंदर जो सेंसर्स हैं वो इस किस्म के लगाए गए हैं जिससे कि जो आप तस्वीरें खींचेंगे उसके अंदर बहुत डेटा, बहुत वजाहत आपको मिलेगी। सही। तो एक आखिरी सवाल सलीम साहब के, इसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये माहौलियाती तब्दीलियों का असर है इसमें भी कमी आएगी, क्योंकि इससे निमटने के लिए हमारी तैयारी बेहतर हो सकेगी सैटेलाइट के ज़रिए, जो इसके नतीजे में जो हमें ज़राअत की शक्ल में जो नुकसान उठाना पड़ता है वो भी ज़ाहिर है करोड़ों अरबों रुपए की मालियत होती है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी है वो भी इसके नतीजे में बढ़ सकती है। जो कुदरती आफात से जो नुकसान होते हैं तो उन पर भी किसी हद तक काबू पाया जा सकता है, और इदारे अब ज़्यादा अलर्ट तरीके से काम कर सकते हैं इस सेंसर के खला में जाने के बाद। आपने बिल्कुल सही सिमत में सवाल किया है, बल्कि उसके अंदर आपके जवाब भी मौजूद हैं। अब जैसे मरीज़ है कोई, तो उसको बगैर डायग्नोसिस के, बगैर देखे हुए आप उसका इलाज तो करना मुश्किल है। इसी तरह से ये जो सैटेलाइट की मदद से आपको पेशगी, आपको मालूमात फराहम हो सकेंगी कि कहाँ पे ख़राबी आ रही है, इन टाइम आप उस पर एक्शन लें, या अगर ख़राबी ज़्यादा बढ़ गई तो आपको ये भी बताया जा सकता है कि ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और इसको कंट्रोल करना है। इसी तरह जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि जो ग्लेशियर मेल्ट्स हैं, आपका पानी जो है रन ऑफ ज़्यादातर आपके दरियाओं में जो रेगुलर राउंड द क्लॉक ये चलता रहता है, समर के दौरान में बढ़ जाता है, तो उसमें आपको स्नो मेल्ट जो है, आपके ग्लेशियर जो हैं बड़ी तेज़ी से वो मेल्ट हो रहे हैं, और आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो आ रहा है। तो ये जो आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं वो उस क्लाइमेट चेंज की स्टडी में भी बहुत ज़्यादा मदद देगा। आप देखेंगे कि आपके जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्ट स्पीड जो है, किस रफ्तार से वो मेल्ट हो रहे हैं, तो वो भी उसमें फोरकास्ट करने में बहुत मदद देगा। तो ये तो मैंने कहा है कि इसकी जो अफादियत है, जो डेटा मालूमात हासिल करेंगे, उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है कि उसको यूज़ करना जो है वो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं इट इज़ लिमिटेड बाय द इमेजिनेशन ऑफ द यूज़र। आप हमारी अपनी जो क्या कहते हैं सोच जो है ना उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन डेटा जो है वो आपको मिल रहा है, वो इतना उसके अंदर गहरा है, बहुत ज़्यादा है कि वक्त के साथ साथ आप जब सोचेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स सामने कुछ पेश होंगी, तो उसके मुताबिक आपको ये एक स्टोर्ड डेटा जो है वो मिल सकेगा। तो ये तो बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है जो सुपारको इस वक्त इंशाअल्लाह कल ये लॉन्च करने के बाद मुल्क के लिए करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। सलीम महमूद साहब, साबिक चेयरमैन सुपारको, साबिक चीफ साइंटिस्ट यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर स्पेस, हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल में इजाफे, कर्जों की लागत में कमी, नई इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट के रास्ते हमवार करने हो तो इंटरेस्ट रेट में कमी बहुत ज़रूरी होती है। आज गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी वाजे की है। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% पर एक बार फिर बरकरार रखने का ऐलान किया है। इससे पहले रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट शाये की जिसके मुताबिक शरह सूद में मजीद कमी की तवक्को की जा रही थी। रॉयटर्स के इस जायजे में 14 एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन दी थी, जिसमें 9 माहिरीन ने मुस्तकबिल की पेशगोई की थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 50 बेसिस पॉइंट्स की मामूली कमी कर सकता है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का आगाज जून 2024 में किया था, जब यह 22% के एक हायर रेट पर मौजूद था, बुलंद तरीन सतह पर यह मौजूद था। मार्च तक इसमें मजमूई तौर पर 10% पॉइंट्स की कमी की गई और उसके बाद फिर इस अमल को वक्ती तौर पर हमने रुकते हुए देखा। मई में मजीद 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई, जबकि जून में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी की वजह बताकर इस शरह सूद को बरकरार रखा गया। फिर इन्वेस्टमेंट सेक्टर की जानिब से ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि अब शरह सूद में कमी की जाएगी, क्योंकि इस फैसले से डेट सर्विसिंग कॉस्ट को कम होने के साथ साथ सनती तरक्की को फ़रोग मिल सकता है और मुल्क में न सिर्फ ट्रेड बढ़ सकती है बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी माहौल मजीद साजगार हो सकता है। माइक्रो इकनॉमी स्टेबिलिटी के लिए भी शरह सूद में कमी ज़रूरी थी। अब ये क्यों इसको स्टैटिक रखा हुआ है? क्योंकि हमें बताया जाता है कि फिस्कल स्पेस मौजूद है, मैक्रो इंडिकेटर्स अंडर कंट्रोल हैं, इसके बावजूद इसमें कमी नहीं की गई। इस फैसले के पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? और जो बिज़नेस कम्युनिटी थी ज़ाहिर है उसके भी खदशात अपनी जगह, डिमांड को क्यों नहीं पूरा किया गया? वो तो 5 और 6% की कमी की डिमांड कर रहे थे। ये सारे सवालात रखेंगे खाकान नजीब साहब के सामने, जो साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ज़ाहिर बिज़नेस कम्युनिटी को खदशात हैं अपनी जगह पर, अभी भी इस इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लेकर नहीं आया गया। इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? इतनी ज़्यादा ओवर कॉशियस अप्रोच इसकी इस वक्त क्यों है स्टेट बैंक की? तो अरबाब, जब भी आप पाकिस्तान की किसी भी पॉलिसी का जायज़ा लें और एज अ रिसर्चर, एज अ स्कॉलर उसको देखें, तो ये ज़रूर देखिएगा कि जब कोई भी मुल्क IMF की इंगेजमेंट में होता है, जैसे कि पाकिस्तान है, तो जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो प्रोग्राम के कॉन्टूर्स हैं उनको ज़रूर देखें बिफोर मेकिंग अ कॉल कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी बिहेव करेगी। डेटा ड्रिवन, कॉशियस, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ये हैं वो अल्फाज जो MEFP डॉक्यूमेंट IMF के साथ हमने एग्री किया था। तो एक तो ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो लास्ट ईयर की इंपोर्ट्स हैं $59 बिलियन हैं और उससे पहले साल की जो इंपोर्ट्स हैं वो $53 बिलियन हैं। 16% पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ, जबकि एक्सपोर्ट्स का इजाफा 4% के करीब था। अगर सबसे अहम जुज़ देखा जाए तो उसमें इन्फ्लेशन के बाद, और मैं इन्फ्लेशन पे सेकेंडरी कमेंट करता हूँ, जुज़ ये है कि अगर इकॉनमी को और ईज़ किया जाए यहाँ पे, तो जो ट्रेड बैलेंस है, जो कि मैं अगले साल समझता हूँ कि थोड़ा सा और वर्सन हो जाएगा, वो ज़्यादा वर्सन हो जाएगा और एक्सटर्नल का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। आई थिंक ये जो ऑन द माइंड्स ऑफ द IMF फोक्स एंड द स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वे कर रहा होगा, एक बात। दूसरी बात ये है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट आई कि वर्सेंड रिस्क है ऑफ इन्फ्लेशन ड्यू टू हायर एनर्जी एडजस्टमेंट्स, स्पेशली गैस प्राइसेस। जो 5 से 7% का बैंड है वो अगले साल, मालियाती साल 2026 में मीट तो हो जाएगा, बट कई जगह पर एक्सीड भी कर जाएगा कई महीनों में। इसलिए अभी भी इकॉनमी को एक, जिसे कहेंगे, स्टेबिलिटी मोड में रखना और एक्सेसिवली खोलना जो है वो शायद मुमकिन नहीं है। अब असल बात यह है कि इन सब चीज़ों को देखकर, और जबकि पॉलिसी रेट अगर आपका 11% है और ऑन दी एवरेज 6% इन्फ्लेशन आती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप 4 से 5% तक अपना जो रियल रेट है उसको पॉजिटिव रख रहे हैं। आप 2 से 2.5% भी इसको पॉजिटिव रख लें रियल इंटरेस्ट रेट को, यानी कि अगर 8-9% पे ले आएँ तो ये ठीक हो। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये करने जाते हैं
तो जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुफ्तगू करता हूँ, जब तक फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, एनर्जी प्राइसिंग को ठीक करने के लिए एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नहीं करेंगे, जब तक डीरेगुलेट करके इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो इतना नहीं बढ़ाएंगे कि मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ रही हो, जब तक कि जो आप इंपोर्ट करते हैं वो 16% बढ़ रहा हो और एक्सपोर्ट 4% बढ़ रही हो, ये रिवर्स नहीं होगा, तो आप ये सारी मैक्रो स्टेबिलिटी के आंसर से मुल्क को निकाल नहीं सकते. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. स्टेट बैंक ने मॉनेटरी जो ईजिंग का स्टांस है वो यहाँ पे एक तरह से जिसे कहेंगे वेट एंड सी मोड में ले गए हैं, और आईएमएफ भी इसी मोड में है. और अगले साल अगर रुपए पे प्रेशर आ जाता, अगर आप और थोड़ा सा ईजिंग करते, तो जो रुपए के एसेट्स हैं वो भी होल्ड करना लोग पसंद ना करते, बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग दैट मच. और ये भी याद रखिए कि 25.9 अरब डॉलर अगले साल चाहिए आपको फाइनेंस करवाने हैं इन टर्म्स ऑफ रोल ओवर्स एंड न्यू फाइनेंसिंग मीट करने के लिए. ये सब वो मुहर्रिकात हैं. हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स का ज़रूर रूम था ये करने के लिए टू इंडिकेट, बट इंडिकेट ये नहीं करना चाहती जो इस वक्त की आप कहेंगे अथॉरिटीज़ एट द स्टेट बैंक एंड द IMF, कि हम मॉनेटरी ईजिंग से इकोनॉमी की ईजिंग जो है उस तरफ जाना चाहते हैं. और आप अगर ग्रोथ का भी नंबर देखें तो वो 3.2 से लेकर 4.2% है, लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रिवाइवल, जो कि पिछले साल 13% आपकी मेजर क्रॉप्स जो हैं वो नीचे गई थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में गई थी. ये है एक ओवरऑल बैलेंस्ड व्यू ऑन द थिंग. मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान का जब तक इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 13.8% से फंडामेंटली तब्दील नहीं होता, आप जब तक फंडामेंटली एनर्जी के मसाइल को हल नहीं करते, तो ये जो मॉनेटरी ईजिंग है जिस सतह पर आप चाहते हैं, और जानी भी चाहिए, क्योंकि रीजनली आप कंपेटिटिव अगर बिजली और इसमें नहीं होते तो फिर आप कैसे कम्पीट कराएंगे. ये एक आज भी जो इकोनॉमी है उसको हमें रखना पड़ रहा है, जिसे कहेंगे मैक्रो स्टेबिलिटी के मोड में, क्योंकि ये मोड आपको वो फंडामेंटल काम करने का टाइम एंड स्पेस दे रहा है. मैं अब जब भी गुफ्तगू करता हूँ तो कहता हूँ कि इस टाइम स्पेस को, और जो 10 मई को आपको एक नादिर मौका मिला जब आपने एक अपॉर्चुनिटी कमाई है एक एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन की, इसको यूज़ कर जाएं प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन में. एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसे कहेंगे क्वालिटेटिव रिफॉर्म करें, वरना 25.9 बिलियन डॉलर लेना है, इन्फ्लेशन के फियर्स रहेंगे जो कि नज़र आ रहे हैं स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में. तो इकोनॉमी को इस भंवर से निकालने के लिए अब बहुत ही जिसे कहेंगे लोकल डॉक्टर्स की सर्जरी आज भी ज़रूरी है, चाहे वो सेक्टोरली हो, इकोनॉमिक पॉलिसी में हो, ट्रेड पॉलिसी में हो या फिजिकल पॉलिसी. तो खाकन साहब, अब ये इस तरह के डिसीजन जब मुस्तकिल लिए जा रहे हैं और अगर स्टैटिक रखना ही है इनको इस इंटरेस्ट रेट को, तो इससे जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके भी फिर बहुत ज़्यादा खदशात बढ़ गए कि बिज़नेस एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड हो रही है. अगर ये इसको इसी तरह लिमिटेशंस में रखेंगे तो जो बड़े बड़े टारगेट्स हमने सेट किए हुए हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करने के विद इन 4 to 5 years, फिर ये उनकी जानिब हम कैसे प्रोग्रेस कर सकेंगे? हमारी वो प्रोग्रेस भी फिर लिमिटेड हो जाएगी. अरबाब, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी. सो इंटरेस्ट रेट एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग. आपने इंट्रोडक्शन में भी कुछ बात की, बट बहुत सी और चीज़ें जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ओवरऑल रीजन की एनवायरनमेंट, ओवरऑल ट्रेड पॉलिसी, ये सब कुछ मैटर करता है. अगर आपने वाकई ही एक्साइट करना है पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर को और उसके साथ साथ FDI लाने के लिए, जैसे कि SIFC काम कर रही है कि वो डील्स स्ट्राइक करने की कोशिश करें, और फिर पूरा एक प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम, ये एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट और एक हार्ड वर्किंग एजेंडा है. असल तो एजेंडा ही ये है. अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो एक जुज़ पे रिलाय करके आपने देखा कि $2.5 अरब की टर्फ में 1% पे लोन दिया गया और पाकिस्तान में $2.5 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई. 10 साल का ये लोन था.
बट क्या आपका एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो डेंट हो गया मेजरली? ऐसा नहीं हुआ। सो आपको यही समझना है कि रुपए की कंपेटिटिवनेस यानी कि एक्सचेंज रेट को कंपेटिटिव रखना और बाकी जो सारी गुफ्तगू मैंने की है, ये वो महवर हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क का। आई एम होपिंग कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सारा काम करेगा। ऑन अ लाइटर नोट, 2016 में एक किताब लिखी थी मैंने सरकार में बैठकर। वो किताब आज भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे मौजूद है कि पाकिस्तान का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या एजेंडा है। वो आज भी उसी तरह का है। एक और किताब लिखी थी 2012 में कि एसओईज कैसे ब्लीड कर रही हैं। वो आज भी, अगर आप रीसेंट किताब देखें तो ये कहा जाता है कि 21 अरब डॉलर के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। लेट्स टेक द इकोनॉमी वेरी सीरियसली, लेट्स टेक दिस टाइम वेरी सीरियसली, लेट्स रियलाइज दिस टाइम एंड स्पेस ये एक हार्ड अर्नड टाइम एंड स्पेस है अरबाब। यू एंड आई पेड इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन एंड इन्फ्लेशन टू गेट हियर। तो लेट्स होप हम माइक्रोस्टेबिलिटी को यूज कर सकें। तो खाकन साहब, 2016 में ही ये प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री भी जब हुकूमत ने अलहदा की थी तो उस वक्त लग रहा था कि बड़ी सीरियस इंटेंशन है प्राइवेटाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट की, लेकिन 9 साल गुजर चुके, कोई एक भी कामयाब क्या कोई नाकाम प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हुई। कोशिश की गई पिछले साल पीआईए को प्राइवेटाइज करने की, इस साल फिर की जा रही है। अभी दिसंबर तक की डेट अनाउंस की गई है 3 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की। अगर ये प्राइवेटाइजेशन 3 डिस्कोस की कामयाब हो जाती है तो एनर्जी सेक्टर का जो हमारा एक बहुत बड़ा बर्डन है, क्या किसी हद तक वो कम करने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी? और इस वक्त नज़र आ रहा है आपको कि दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है इसमें? प्राइवेटाइजेशन एक पहले विंग होता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, फिर उसके बाद एक डिवीज़न बना, फिर उसके बाद एक SPV जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल मैं समझता हूँ, जिसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन कहते हैं, जिसका काम ये है कि एक अच्छा फाल अदारा जो कि प्राइवेट सेक्टर लेड, जिसका ये मतलब नहीं है कि कोई प्राइवेट सेक्टर के ही लोग हों, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स, थिंक टैंक्स, रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपर्ट, ये सारे हों जो कि अदारों को लेके क्लीन अप कर सके। 2015 में भी PIA में बहुत करीब आ गए थे, आई रिमेंबर बीइंग ऑन द टेबल। 2019 में के बाद जब हमने PIA की नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन, ये अभी रिसेंटली पिछले साल फंड के प्रोग्राम में ट्राई की, तो आई थिंक हमारा जो क्लीन अप और रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म था ऑन PIA वाजंट साउंड इनफ टू मूव, दो इंटरेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हुआ था। लेट्स होप कि वी मूव ऑन PIA दिस टाइम। हमने जो कुछ बातें थी वो निकालने की भी कोशिश की है, कुछ रूट्स ओपन अप भी हो गए हैं, इंग्लैंड के भी हो गए हैं और यूरोप के भी हो गए हैं। इस सारी चीज़ों को देखते हुए व्हाट आई कैन से टू यू इज़ कि आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान एक जो चीज़ है वो दिखा पाएगा कि हमने ये काम किया है। अगर हम ये कर पाए तो इससे आई थिंक एक अच्छा सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान इज़ वेरी सीरियस टू डू दिस। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का किरदार, पाकिस्तान की जो इन प्राइवेटाइजेशन में FA है जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसका किरदार, ओवरऑल एविएशन पॉलिसी, ये सब मैटर करेंगे इफ़ वी वांट टू गेट दिस डन। और जो हम शराइत रखेंगे वो भी मैटर करेंगी। सो लेट्स होपफुली स्ट्रक्चर दिस ट्रांजैक्शन इन अ वेरी गुड मैनर। जहाँ तक डिस्कोस का ताल्लुक है, आई एम लेस होपफुल ऑन दैट। वो इतना आसान नहीं है। 25-30 साल से फेस्को और आयस्को जो है प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं, जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। और इनको क्या रिटेल बिजनेस बेचना है, ब्रेकअप करके बेचना है, इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी क्यूमुलेटेड लॉसेस कैसे ठीक होंगे, इनको हम डिफरेंट जैसे कहेंगे टैरिफ्स देने में अलाउ करेंगे, देयर इज अ होस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन। आई स्टिल हैव टू सी द फ्रेमवर्क टू बी एबल टू बी कंफर्टेबल कि हम वाकई इनको इतनी जल्दी कर पाएंगे। बाकी कुछ छोटी ट्रांजैक्शन है वो की जा सकती हैं। लास्ट पाकिस्तान की 15 साल में कोई ऐसी खातिर खा ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ये बात ठीक है। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वो सऊदी अरेबिया में हमने बेची। हमने तो कोई IPOs या SPOs यानी कि सेकंड प्राइस ऑफरिंग मार्केट पे भी नहीं किए। रियली वी नीड टू गेट द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा गोइंग एंड सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट वी आर सीरियस अबाउट इट। PIA ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस और उसके लिए टाइम लग रहा है कि बड़ा राइप है, कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स दैट आई पुट टू यू। आई रियली होप कि वी कैन मूव ऑन दैट इन अ वेरी सॉलिड मैनर, इन द राइट मैनर, कि वो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन भी ना हो सके और वो फंडामेंटली ठीक डिज़ाइन हुई हो, ताकि हम एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी ढूंढ सके। जहाज़ ज़रूर पुराने हैं, रूट्स अभी भी बहुत काबिल हैं, दुनिया भर के हैं, PIA का ब्रांड भी ठीक है। आई एम होपफुल ऑन दैट।
कि हम इसको ले सकें इनटू प्राइवेटाइजेशन, बट अगर ट्रांजैक्शन ठीक हो। डिस्कोस इज अ मेजर एरिया, देन जेनकोस इज अ मेजर एरिया, बिकॉज एनर्जी सेक्टर की तंजीम एंड और रेगुलेटरी भी, ऑपरेशनली भी और पॉलिसी भी अगर ये नहीं करेंगे तो जो बोझ है इसका ग्रोथ के फ्रेमवर्क पे, जो बोझ है इसका आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पे, जिन्होंने खुद कहा कि रिस्क्स हैव वर्सन टू द डाउनसाइड टू द अपसाइड ऑन इन्फ्लेशन कंसिडरिंग द चेंज इन एनर्जी प्राइसेस। और एनर्जी की बात जब मैं करता हूँ, पावर, गैस, पेट्रोलियम सेक्टर एंड वाटर, इन सब में स्टेट का जो फुटप्रिंट है वो बहुत हैवी है। सो ये तो बहुत बड़ा डिजाइन ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो हमें देखना है। तो खाकन साहब, 20 साल पहले जब के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन हुई, क्या उसी मॉडल को अब ये मजीद 3 डिस्कोज में अडॉप्ट करने जा रहे हैं? वहाँ हमने देखा कि ना परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आई, वहाँ हमने देखा कि सब्सिडी भी आज तक गवर्नमेंट पे कर रही है। तो वो किस नौयत की प्राइवेटाइजेशन थी? नेशनल ग्रिड से जो उनको मुकम्मल तौर पर अपने आप को बाहर करना था, वो इन्हिसार आज तक नेशनल ग्रिड पर ही है, वहाँ से भी अभी तक बिजली लेते हैं। तो अगर ये इसी तरह की प्राइवेटाइजेशन करनी है आगे डिस्कोज की, तो क्या इसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा हमारे एनर्जी सेक्टर को? तो ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने रखी है अरबाब, कि जो प्राइवेटाइजेशन हुई उसकी ऑपरेशंस ज़रूर प्राइवेट सेक्टर में दिए, बट हमने ये तो कहा नहीं कि आप अपना टैरिफ जो है वो डिटर्मिन करके कराची में जो टैरिफ रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। हमने पूरे मुल्क का जो टैरिफ है उसको बराबर रखने के लिए एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी 150-200 अरब की देते हैं हम, उसका पार्टली हम केई को भी देते हैं। हमने जब केई के बिकने की अभी बात आई टू अ चाइनीज़ कंपनी, वो भी हमने नहीं होने दिया। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि केई की प्राइवेटाइजेशन में लॉसेस ज़रूर कम हुए हैं। हाई 30s में आई थिंक लॉसेस थे जो डाउन 20s में आ गए हैं। सो ये एक पॉजिटिव बात आई। पर हम उससे सीख सकते हैं कि जो कबाहतें रह गई थी कई को जब हमने प्राइवेटाइज किया कंपिटिटिव मार्केट बनाने में, सो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है पूरे मुल्क का, अगर वो साथ साथ ठीक ना हो और हम एक चीज़ बेच भी दें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बात हम सीख गए हैं। सो हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरे मुल्क का इनटू अ कंपिटिटिव मार्केट बनाने में लेकर जाना है अगर हमने ये प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को कामयाब करना है। दैट्स द टेक होम मैसेज। It is operations, it is regulatory framework, a market which is competitive, और third a policy साजी जो कि हो रही हो। अगर ये सबको combine नहीं करेंगे तो isolated privatizations will not get the result जो मुल्क का energy sector मांगता है। ये एक बहुत ही serious तंजीम नौ है। इसके लिए एक सीरियस सेट ऑफ पीपल जो है एट द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो इन चारों को एक समझकर आगे चले। आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दैट वी आर लुकिंग एट इफ वी रियली थिंक हम पूरे एनर्जी सेक्टर को एक बहुत ही एफिशिएंटली रन लो कॉस्ट एनर्जी सेक्टर ऑफ द फ्यूचर ग्रीनिंग पाकिस्तान जिसे कहेंगे आगे बढ़ा सके। क्या हम ये सारा कुछ कर पाएंगे? 78 सालों में वी फाउंड इट डिफिकल्ट, और इसका जो डिक्लाइन है वो हमने देखा है। और कई जगह तो हम सिर्फ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके सर्कुलर डेट को संभाल लेते हैं, बट मच बियॉन्ड दैट आई थिंक अ रिफॉर्म इज नीडेड एट ऑल दीज 3 लेवल्स टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकन नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।